Hello students. So today we will study about conditions for solvability of linear equation. किसी भी linear equation के solve करने का कुछ condition है, तो इसमें दो condition आता है. The first condition is consistent and second one is inconsistent. अब कोई linear equation consistent कब होगा और कोई inconsistent कब होगा, तो पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं. जब ग्राफिकल मेथड हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने बताया कि अगर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन हमें दिया जाता है और दोनों इक्वेशन से हम लोगों ने ग्राफ बनाना शुरू किया था. तो हमने कहा कि अगर दो इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाते हैं और दोनों स्ट्रेट लाइन अगर किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो उसका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन. क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन. फिर हमने ये भी बताया था कि इफ़ दो इक्वेशन के अगर हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाते हैं और दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए, मतलब ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को टोटली ओवरलैप करे, तो ऐसे केस में क्या होता था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता था. तो ये दोनों केस में आप देखिए एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आ तो रहा है, मतलब सॉल्यूशन मिल रहा है, इधर यूनिक सॉल्यूशन मिले या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले. तो ये जो दो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट. और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब नो सॉल्यूशन होगा. नो सॉल्यूशन आपको याद होगा हमने बताया था कि अगर दो इक्वेशन दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशन, अब दोनों का ग्राफ बनाते हैं और दो जो स्ट्रेट लाइन आता है वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के अगर पैरेलल हो, दे आर नॉट सपोज टू मीट, दे आर नॉट सपोज टू इंटरसेक्ट इच अदर एट एनी पॉइंट, दोनों पैरेलल हो, तो वहाँ पे नो सॉल्यूशन. तो दिस नो सॉल्यूशन कंडीशन विल बी इनकंसिस्टेंट. तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि लीनियर इक्वेशन कोई दिया हो और आपको बताना हो कि टेल मी वेदर दिस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो अगर ग्राफ के मेथड से पूछ रहा हो, तो अगर ऐसा ग्राफ हो जो कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो तो वो कंसिस्टेंट होगा विथ यूनिक सॉल्यूशन. और अगर ओवरलैप कर रहा हो दोनों स्ट्रेट लाइन दोनों इक्वेशन का, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा. तो इन दोनों कंडीशन को अगर ग्राफ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये दोनों कंडीशन होगा कंसिस्टेंट. और अगर पैरेलल स्ट्रेट लाइन दिख रहा हो तब वो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट. दिस वाज लाइक ग्राफिकल मेथड. अब ग्राफिकली नहीं, अगर हमें इक्वेशन दे दिया जाए तो उससे हम कैसे पता करेंगे. तो हम पहले भी देख चुके हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. ये एक जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का. तो यहाँ से हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि a1 a2 का वैल्यू निकालते हैं, b1 b2 और c1 c2. a1 और a2 क्या है, x का कॉफिशिएंट, b1 b2 क्या है, y का कॉफिशिएंट, और c1 c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म. तो सबसे पहला कंडीशन है कि इफ़ a1 बाई a2 is equals to b1 by b2, sorry not equals to, a1 by a2 is not equal to b1 by b2 होता है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा. मतलब दिस कंडीशन, ऐसा उसका ग्राफ बनेगा. तो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उसका सॉल्यूशन भी निकालना जाए, क्या x का क्या वैल्यू आएगा और y का क्या वैल्यू आएगा. तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि x इज इक्वल्स टू, हमने आपको सिखाया था ना, ए बी और ए बी लिख दे नीचे में, y वाले में भी ए बी और ए बी लिख दे नीचे में, बी सी ए के फॉर्मूला से बी सी यहाँ पे और सी ए यहाँ पे, राइट. माइनस मैंने लगवाया था 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1. तो सबसे पहला कि चेक कैसे किया जाए कंडीशन, तो a1 बाई a2 अगर नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 है, मतलब उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर होगा तो x का वैल्यू इस फार्मूला से निकालेंगे और y का वैल्यू इस फार्मूला से निकालेंगे. वही अगर a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2 हो जाता है, अगर तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, मतलब उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ बनेगा. और तीसरा कंडीशन है कि इफ़ a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2,
बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो इसका नो सॉल्यूशन होगा और ऐसे का ग्राफ बनेगा ये। तो अब सिंपल सी बात है, अगर कंडीशन ये हो और अगर कंडीशन ये हो तो इन दोनों केस में क्या होगा, इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, बिकॉज इसका यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहा है। सोल्यूशन आ तो रहा है तो वो कंसिस्टेंट होगा, नो सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा। ये था हमारा कि कंडीशन क्या है किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। नाउ अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। अब इसे क्वेश्चन है कि सो दैट फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन एंड सॉल्व इट। मान लीजिए ये इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहा जा रहा है कि शो करना है कि इस इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उसको सॉल्व करके दिखाएं। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी इक्वेशन दिया रहे तो सबसे पहला काम हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब a1x + b1y + c1 = 0, ये फॉर्म में, मतलब सभी को एक तरफ करके = 0 वाला फॉर्म में। तो 2x - 3y - 17 = 0, 4x + y - 13 = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। और यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना आसान होता है। 2 4 - 3 1 - 17 - 13 आ गया। अब कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, राइट। तो a1 का वैल्यू क्या है बेटे 2, a2 का वैल्यू क्या है 4, 2/4 इज नॉट इक्वल्स टू -3/1। ये हम देख सकते हैं कि इक्वल नहीं है, क्योंकि इसको अगर और भी सॉल्व करें तो ये 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू -3। ये प्रूफ कर दिया कि इन दोनों इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो इस कंडीशन को ओबे किया। तो पहला चीज़ हम लोग सक्सेसफुल हो गए शो करने में कि सो दैट फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, राइट, एंड सॉल्व इट। अब इसको सॉल्व करना है तो फिर वही x का फॉर्मूला और y का फॉर्मूला, फिर वही मैं रिपीट करूँ, x मतलब नीचे a भी लिखना है, यहाँ भी a भी लिखना है, y में भी नीचे a भी लिखना है, यहाँ भी a भी लिखना है, BCA का यहाँ पे BC और इसमें CA और CA, माइनस 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 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। अब वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, हम इसको पुट करेंगे, x और y का वैल्यू हमें मिल जाएगा, राइट। अब इसी में अगर हम लोग देखें कि और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर क्वेश्चन आपको सिंपली आया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच गिवन इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। आपको एक गिवन इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है जिसमें y का कोफिशिएंट के जगह पे k लिखा हुआ है, तो इस k का वैल्यू क्या होगा, इस k के जगह पे क्या वैल्यू पुट करें कि ये जो इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन आए। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि कंडीशन ये होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हम लोग यही करते हैं कि कोई भी इक्वेशन दिया रहा है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। देखिए आसान है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं, x - ky - 2 = 0, और ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसके बेसिस पर हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू फाइल, सबसे पहला काम ये हम लोग करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में जाएं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनिक सॉल्यूशन के बारे में कह रहा है ना। तो कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो a1 और a2 का वैल्यू देखें, a1/a2 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 -k/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, नॉट इक्वल्स टू के फॉर्म में ही सॉल्व करना है। 1/3 नॉट इक्वल्स टू -k/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -3k इज नॉट इक्वल्स टू 2, k इज नॉट इक्वल्स टू -2/3। यही आपका आंसर है, लेकिन इसको समझना कैसे है। तो वैल्यू ऑफ k इज नॉट इक्वल्स टू -2/3, बट यहाँ क्या कह रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू क्या होगा जिसके वजह से इस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा। तो हमारा आंसर क्या आता है, k इज नॉट इक्वल्स टू -2/3। तो हमें k का वैल्यू निकालना है, यहाँ आंसर आ रहा है k
इज़ नॉट इक्वल्स टू -2/3। तो आप वहाँ पे एक लाइन लिख देंगे कि एनी अदर वैल्यू या एनी अदर रियल नंबर वैल्यू एक्सेप्ट -2/3 विल बी द वैल्यू ऑफ k विच विल गिव यूनिक सोल्यूशन। मतलब कि k इज नॉट इक्वल्स टू -2/3, k का वैल्यू -2/3 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप चाहे जो वैल्यू रखें आपको यूनिक सोल्यूशन देगा। k का वैल्यू -2/3 के इक्वल नहीं आना चाहिए, यही है। -2/3 के अलावा कुछ भी होगा तो वो इस कंडीशन को फॉलो कर देगा और आपका ये पेयर ऑफ इक्वेशन विल गिव यूनिक सॉल्यूशन, राइट। और क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा आता है। आप यहाँ गौर से देखिए कि अब है फिर से वैसा ही कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच गिवन लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का कंडीशन आपको मैंने बताया है पहले कि ये है। तो सबसे पहला इक्वेशन को ध्यान दें, ये रहा इक्वेशन। इस इक्वेशन में k का वैल्यू हम क्या पुट करें, यहाँ भी k है, यहाँ भी k, मतलब सभी जगह सेम वैल्यू पुट होगा k का। तो ये k का वैल्यू क्या होगा जिससे कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तो सबसे पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू आ गया। अब हम लोग जाएंगे कंडीशन के लिए कि कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अगर ये फॉलो करेगा तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ क्वेश्चन तो ऑलरेडी कह रहा है कि इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो मतलब कि ये फॉलो कर रहा है। तो हमने a1 a2 का जो वैल्यू यहाँ निकाला है उसको यहाँ पुट किया, b1 b2 का पुट किया, c1 c2 का पुट किया। अब इन दो को एक साथ हमने सॉल्व किया, पहले इन दोनों को तो यहाँ पे सॉल्व किया, फिर इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो वो यहाँ पे सॉल्व किया। तो जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो देखिए k का वैल्यू आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, k का वैल्यू 5 आया। फिर इन दोनों को भी सॉल्व किया जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ भी k का वैल्यू 5 आया। तो इन दोनों केसेस में जब k का वैल्यू 5 आ गया तो इट प्रूव दैट कि k का वैल्यू क्या है, 5 है, जिसको पुट करने से ये कंडीशन फॉलो होगा। और ये कंडीशन अगर फॉलो होगा दैट मीन्स कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्लियर। फिर और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में ही अभी तक सिर्फ हम लोग k का वैल्यू निकालते थे, मतलब कोई एक वेरिएबल मिसिंग था। अब है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर विच फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देखिए ये रहा हमारा इक्वेशन। तो इसमें देखिए a भी एक वेरिएबल है और b भी एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल मिसिंग है, हम लोग दोनों का वैल्यू निकालना है। तो पहला काम, कोई भी इक्वेशन दिया रहा है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए और वहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू फाइंड किए। अब जाएंगे कंडीशन पे। कंडीशन क्या कहता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। सभी का वैल्यू पुट किए यहाँ से, a1/a2 b1/b2 c1/c2, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इसको इससे इक्वेट कर रहे हैं, इन दोनों को आपस में इक्वेट नहीं कर रहे हैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। क्यों, आप देख सकते हैं अगर इसको, ये तीनों तो आपस में बराबर ही है, अगर इसको और इसको अगर हम लोग साथ में लें तो इसको सॉल्व करने में सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा जो कि a, आसानी से निकल जाएगा। और फिर हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ b होगा, तो b आसानी से निकल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं a का वैल्यू 3 आ गया, यहाँ पे b का वैल्यू -4 आ गया। तो दो वेरिएबल भी मिसिंग हो तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, राइट। ये तो एक सिंपल सा था। इसी में एक और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ लिखा है, सेम क्वेश्चन है कि a और b का वैल्यू फाइंड करना है। आप देख सकते हैं a b मिसिंग है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो फिर वही मैं बात कह रहा हूँ बार बार, पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसके बेसिस पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू हमने लिखा, राइट। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के साथ हम चल जाते हैं कहाँ, कंडीशन। क्या कंडीशन है इसका,
कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, तो ए और बी का वैल्यू क्या है। तो इनफाइनाइट के लिए कंडीशन तो यही है बेटे, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, राइट। सो ऑन दिस पर्टिकुलर बेसिस आप देखिए a1/a2 यहाँ लिखा हमने, b1/b2 ये वैल्यू लिखा। तो एक बार इसको हम सॉल्व करेंगे, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, तो ये सॉल्व हुआ। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगा कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली जब हम लोग b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 का वैल्यू पुट करेंगे, b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, यहीं से b1/b2 c1/c2 का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये दूसरा इक्वेशन आएगा। अब आप बहुत अच्छे से सॉल्व करना जानते हो एलिमिनेशन मेथड से कि दो इक्वेशन जब हमें मिल जाए तो वहाँ से a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2। एक इक्वेशन ये था, दूसरा ये था, तो किसी एक वेरिएबल को बराबर करने के लिए हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो इससे 2 भी हो जाएगा, ये भी 2 भी रहेगा ही। एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व कर दिया, तो a का वैल्यू 3 आया और b का वैल्यू 2 आया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि k का वैल्यू फाइंड करे, किसी वेरिएबल का फाइंड करे वैल्यू, कब, जब यूनिक सॉल्यूशन हो। उसके बाद हमने फाइंड किया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। अब है नो सॉल्यूशन पे भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो फिर क्वेश्चन हमारे पास यही है, फिर हम वही काम कर रहे हैं। पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के साथ a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू लिखेंगे। तब हम कहाँ जाएंगे, कंडीशन पे, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। ये हमारा है कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अब a1/a2 का वैल्यू रख दिए, a1/a2 8/k, b1/b2 5/10 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करें, k का वैल्यू यहाँ से आएगा, इसको सॉल्व किए 5k इज इक्वल्स टू 80, तो k इज इक्वल्स टू 16 आ गया। अब ये कंडीशन को भी चेक कर ले कि क्या ये नॉट इक्वल ही तो आ रहा है ना। तो चेकिंग फॉर कंडीशन, तो 8/16, ये 16 कहाँ से आया, k का वैल्यू जो हमने 16 निकाला उसको हमने यहाँ पुट कर दिया कि 8/16 इज इक्वल्स टू 5/10 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल, तो 9/15। अब इसको और सिंप्लीफाई किए तो 1/2 आ जाएगा, 5 2 जा 10, 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 3/5 आएगा। तो ये आप साफ देख सकते हैं कि 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया, इज नॉट इक्वल्स टू 3/5 है। तो पूरी तरह से कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, मतलब कि k का कौन सा वैल्यू जो इस कंडीशन को फॉलो करवाया वो था 16। अगर यहाँ पे 8/16 के जगह पे अगर कोई और वैल्यू आएगा तो कभी भी ये फॉलो होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 5/10 है, तो ये 1/2 तो होगा ही, और ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों बराबर तभी होगा जब ये भी 1/2 होगा, और ये 1/2 तभी होगा जब 8 के नीचे 16 होगा। मतलब कि k का वैल्यू जो 16 है वही वैल्यू इस दोनों इक्वेशन को, नो सॉल्यूशन के कंडीशन को फॉलो करवा सकता है, राइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये तो इजी वन था, इसी पे एक थोड़ा सा 1 लेवल हाई ये रहा। इसमें भी है कि दिस पर्टिकुलर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है। अब k का वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। वहाँ पे तो एक जगह पे k था, यहाँ पे 1 2 3 4 जगह पे k है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वही बात, सबसे पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू पुट कर, मतलब हम लोग फाइंड कर लेते हैं। देन वी गो फॉर कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। कंडीशन हमें नोन है, a1/a2 यहाँ से लिख दिए, a1/a2 k/12, b1/b2 3/k इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, माइनस माइनस कैंसिल होगा, k - 3/k। अब इसको सॉल्व करें इतना दूर, तो क्या आ रहा है,
k इंटू के स्क्वायर इक्वल्स टू 36। ये आप फिलहाल यहीं पे रुक जाएं, इधर चलें। इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3k इज नॉट इक्वल्स टू k इंटू के माइनस 3k, तो k इंटू के स्क्वायर माइनस 3k, राइट। अब ये 3k इधर आ जाएगा, तो 3k प्लस 3k 6k इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। नाउ इसको भी उधर ले जाइए, तो के स्क्वायर माइनस 6k इज नॉट इक्वल्स टू 0। कॉमन लीजिए k, तो k माइनस 6 इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या है, k इंटू के माइनस 6 है, अगर k को रखते हैं इसको उधर भेजते हैं तो k इज नॉट इक्वल्स टू 0, और अगर k माइनस 6 को रखते हैं और k को इधर भेजते हैं तो k माइनस 6 इज नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स k माइनस 6 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो k इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब कि k इज नॉट इक्वल्स टू 6, तो k का वैल्यू 6 के बराबर नहीं आना चाहिए। यहाँ से ये चीज़ पता चला। अगर इन दोनों को हम लोग सॉल्व किए तो इसको सॉल्व करने से हमें ये पता चला कि k मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 6, और हमें पता क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जिसके वजह से ये इक्वेशन विल शो नो सॉल्यूशन केस। अब ये कह रहा है कि k का वैल्यू 6 नहीं आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करें, k स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 दोनों होगा, मतलब k का वैल्यू 6 भी होगा, k का वैल्यू माइनस 6 भी होगा। तो ये कह रहा है कि k का वैल्यू 6 नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसको भी तो फॉलो करना चाहिए। तो इसको फॉलो करने के चक्कर में हमें रिजल्ट ये आ रहा है कि k का वैल्यू 6 नहीं आना चाहिए, और ये दोनों मिलकर कह रहा है कि k का वैल्यू 6 भी आ सकता है और माइनस 6 भी आ सकता है। तो दोनों में जो कॉमन बातें होंगी वो होगा क्या, ये तो कह रहा है कि हमारे कंडीशन के हिसाब से k का वैल्यू माइनस 6 भी चलेगा और 6 भी चलेगा, और ये दोनों का कंडीशन कह रहा है कि 6 नहीं चलेगा। तो चलेगा कौन, माइनस 6, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 6। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल फेस इन दिस एक्सरसाइज कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, किस कंडीशन में कंसिस्टेंट होगा, किस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होगा, और कैसे k का वैल्यू अलग अलग केसेस में सॉल्व करते हैं, राइट। तो सभी तरह के क्वेश्चंस आपने देखा। सो गो फॉर द एक्सरसाइज, सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चंस, एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो, राइट। सो टेक केयर, बाय बाय, एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स।